तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था द गजनविद से लेकर द रूलर्स ऑफ पेशावर एंड पंजाब तक। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर की दूसरी पार्ट की ओर, द राजपूत स्टेट्स। मित्रों, जैसा कि हमने देखा, उत्तर पश्चिम में गजनवी के आक्रमणों ने पंजाब में एक नया मुस्लिम राज्य स्थापित कर दिया था, लेकिन यह क्षेत्र अब मुख्य खतरा नहीं था। इस बीच गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में कई शक्तिशाली राजपूत स्टेट्स का उदय हुआ। ये राजपूत राज्य अपनी स्थानीय शक्ति और नए जोश के साथ उत्तर भारत के जियोपॉलिटिकल मैप को फिर से प्रभावित करने लगे थे। उत्तर भारत के प्रमुख राजपूत राज्य, डायनेस्टी, उनके रीजन और मोस्ट फेमस रूलर्स गढ़वाल्स, कन्नौज और जेनेटिक वैली, गोविंद चंद्र, परामर्श, मालवा, भोज, चौहान, अजमेर, पृथ्वीराज तृतीय, चंदेल, बुंदेलखंड उल्लेख नहीं, कलचूरी, जबलपुर के आसपास का क्षेत्र उल्लेख नहीं, चालुक्य, गुजरात उल्लेख नहीं, तोमर, दिल्ली उल्लेख नहीं। द गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज। कन्नौज, जो हर्ष के दिनों से उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक था, उस पर गढ़वालों का शासन था। विस्तार अपने चरम पर। गढ़वाल राज्य बिहार में मुंगेर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। गोविंद चंद्र इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसने 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शासन किया। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जबकि बनारस दूसरी राजधानी बना रहा था। महत्व। फारसी स्रोतों में गोविंद चंद्र को हिंदुस्तान का सबसे महान शासक यानी ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिंदुस्तान कहा गया। गढ़वालों ने दोआब क्षेत्रों में लगातार गजनवी छापों के खिलाफ मजबूत रक्षा की। द चौहान्स ऑफ अजमेर। चौहान, जिन्होंने पहले गुजरात के शासकों के अधीन सेवा की थी, 10वीं शताब्दी के अंत में नाडौल में अपनी राजधानी स्थापित की। विग्रहराज, इस वंश के महानतम शासक, उन्होंने चित्तौड़ पर कब्जा किया और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने संस्कृत कॉलेज का निर्माण कराया और अनासागर लेक बनवाया। चौहान गजनविद कॉन्फ्लिक्ट। गढ़वालों की तरह चौहानों ने भी गजनवी के छापों का कड़ा प्रतिरोध किया। दिल्ली पर कब्जा। विग्रहराज ने 1151 ईस्वी में तोमर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें फ्यूडेटरीज के रूप में शासन करने दिया। द परमार्स ऑफ मालवा। मालवा के परमार शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे भोज। महत्व। भोज ने फिलॉसफी, पोएटिक्स, योग और चिकित्सा पर पुस्तकें लिखने का श्रेय प्राप्त किया है। संघर्ष। भोज को अपनी उत्तरी और दक्षिणी दोनों पड़ोसियों से लड़ना पड़ा। पृथ्वीराज तृतीय। चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे पृथ्वीराज तृतीय, जो 1177 ईस्वी के आसपास 11 वर्ष की छोटी आयु में सिंहासन पर बैठे। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में शासन की बागडोर संभाली और तेजी से विस्तार की नीति अपनाई। संघर्ष। उन्होंने कई छोटे राजपूत राज्यों को अपने अधीन किया। गुजरात के चालुक्य शासक के खिलाफ उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने चंदेलों के खिलाफ बुंदेलखंड में अभियान चलाया, जिसमें प्रसिद्ध योद्धा अल्लाह एंड उदल मारे गए थे। कन्नौज की जयचंद्र के साथ उनका पुराना विवाद था, जो दिल्ली और पंजाब के कब्जे को लेकर था। यहीं से एक बड़ी चुनौती सामने आई। इन राजपूत राज्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा ने उन्हें पंजाब से गजनवी यानी तुर्कों को बाहर निकालने के लिए एक प्रभावी गठबंधन बनाने से रोक दिया। द बेसिस ऑफ राजपूत सोसाइटी। राजपूत समाज की संरचना को समझना आवश्यक है, क्योंकि यही उनकी शक्ति और उनकी कमजोरी दोनों का स्रोत बनी। क्लैन सिस्टम। राजपूत समाज का आधार वंश था। प्रत्येक वंश एक कॉम्पैक्ट क्षेत्र पर प्रभुत्व रखता था। फ्यूडल स्ट्रक्चर। चीफ अपने सब चीफ्स को और वे व्यक्तिगत राजपूत योद्धाओं को जमीन आवंटित करते थे, ताकि वे अपने परिवार और घोड़ों का रख रखाव कर सकें। जमीन से जुड़ाव। जमीन, परिवार और सम्मान से गहरा जुड़ाव राजपूतों की विशेषता थी। शक्ति का विभाजन। प्रत्येक राजपूत राज्य पर राणा या रावत अपने सरदारों के सहयोग से शासन करता था, जो अक्सर उसके रक्त संबंधी होते थे। युद्ध की संस्कृति। राजपूत युद्ध को एक खेल मानते थे। आदर्श शासक वह था जो दशहरा के बाद पड़ोसी के क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व करता था। राजपूतों की कमजोरी, वीकनेस।
अनुशासनहीनता, भाईचारे और समतावाद की भावना के कारण उनके बीच अनुशासन बनाए रखना कठिन था। आपसी संघर्ष, पीढ़ियों तक चलने वाले झगड़े उनकी एक और कमजोरी थी। बाहरी लोगों का बहिष्कार, वे विशिष्ट समूह बनाने लगे थे और गैर राजपूतों को भाईचारे का विस्तार करने को तैयार नहीं थे। इससे राजपूत शासक वर्ग और जनता के बीच खाई बन गई। जनता पर बोझ, लगातार युद्ध के कारण किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। संरक्षक के रूप में अधिकांश राजपूत शासक हिंदू धर्म के संरक्षक थे, हालांकि कुछ ने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। उन्होंने ब्राह्मणों और मंदिरों को उदार दान दिया। वे ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों और जाति व्यवस्था के संरक्षक थे। टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी, यह कालखंड उत्तर भारत में मंदिर निर्माण गतिविधि का चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स था। नागर शैली, इस शैली की मुख्य विशेषता थी गर्भगृह यानी देवता कक्ष के ऊपर बनी लंबी घुमावदार शंखाकार छत, जिसे ड्वेल कहा जाता है। प्रमुख उदाहरण खजुराहो, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित पारसनाथ, विश्वनाथ और कंदारा महादेव मंदिर इस शैली को अपने सबसे समृद्ध और बेहतरीन रूप में दर्शाते हैं। उड़ीसा, लिंगराज टेम्पल 11वीं सदी और सन टेम्पल ऑफ कोणार्क 13वीं सदी। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ टेम्पल भी इसी काल का है। इन मंदिरों में की गई विस्तृत और सजीव नक्काशी मूर्तिकला के उच्च स्तर को दर्शाती है। लिटरेचर एंड कल्चर, राजपूत शासकों ने कला और साहित्य को भी संरक्षण दिया। संस्कृत में कई पुस्तकें और नाटक लिखे गए। अपभ्रंश एंड प्रकृत, इन भाषाओं में भी साहित्य का विकास हुआ। विशेषकर जैन विद्वानों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें हेमचंद प्रमुख थे। आधुनिक भाषाओं का उदय, इस दौरान हिंदी, बंगाली और मराठी जैसी आधुनिक उत्तर भारतीय भाषाएं इन लोकप्रिय भाषाओं से भी उभरना शुरू हुई। इस प्रकार 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत शक्तिशाली लेकिन आपस में विभाजित राजपूत राज्यों का एक समूह था, जिनकी सैन्य और सामाजिक प्रणाली में गहरी कमजोरियां थीं। यह स्थिति उत्तर पश्चिम से आने वाले एक नए और अधिक संगठित खतरे के लिए एक आदर्श अवसर यानी आइडियल अपॉर्चुनिटी बनाने वाली थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, जहां हम जानेंगे द टर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया से लेकर काउजेस ऑफ द डिफीट ऑफ द राजपूत्स के बारे में। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और शिक्षा 121 चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप और भी मज़ेदार इतिहास की कहानियाँ देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।